नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के जितने पीवाईक्यूज़ हुए हैं उनका डिटेल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग लेखपाल एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें, कि हमको पता चल सके कि आयोग किस प्रकार से क्वेश्चंस फ्रेम करता है और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि शायद जो ये सीरीज़ चल रही है वो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम 10 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि मेरी दादी एक्सपायर हो जाती हैं और अभी हाल ही में देख रहे हैं कि मेरा लैपटॉप भी काम बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने जियोग्राफी के पूरा 9 चैप्टर कंप्लीट किया था, बट जब एक्चुअल में मैंने वीडियो देखी तो उसमें सिर्फ 105 क्वेश्चन तक ही रिकॉर्डिंग हुई और हैंग कर जाता है, पता नहीं क्यों स्टोरेज फुल हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हाँ, बट आप लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कर दूंगा कि ये जो बुक है इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पीडीएफ पढ़ने से अच्छा है कि आप बुक खरीदें, क्योंकि आप जब बुक खरीदते हैं तो आप पैसे लगाते हैं और दूसरी बात ये होता है कि आपके हाथ में फिजिकल रहता है, फिजिकल बुक रहती है। तो फिर होता है क्या कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ही मिनिमम होता है, क्योंकि मोबाइल में जब भी आप पढ़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ गई या फिर किसी ने कुछ कोई रिंग बेल हुई, तो कुछ भी हो सकता है। बट बुक क्या होता है, उसको आप रिटेन ज़्यादा समय तक कर पाते हैं और उसमें आप इन्वॉल्व भी हो सकते हैं कि उसमें आप हाईलाइट कर रहे हैं, उसमें पेन से लिख रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग बुक खरीदें। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं उपलब्ध करा दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार होता है ना कि सोचा हुआ नहीं हो पाता यार, वास्तव में बहुत बुरा लगता है। मैं आप लोगों से प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा समय लग रहा होगा मुझे पता है, कि प्लीज़ यार मेहनत करके जल्द से जल्द सक्सेस हो जाओ। क्योंकि कई बार यार ऐसा होता है कि आपको एक टाइम बाद सफलता तो मिल जाती है, लेकिन फिर यही एहसास होता है कि आप सफल हुए किसके लिए। आपकी खुशी में शामिल होने वाले आपके जो करीबी लोग हैं वो ही आपकी खुशी नहीं देख पाते, आपको खुश नहीं देख पाते, या फिर आपकी खुशी से उनकी खुशियाँ होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़बरदस्त मेहनत कीजिए और जल्द से जल्द सफलता की। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करना सफलता है, आप किसी भी फील्ड में हो, बट आप ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। ये स्मार्ट वर्क या फिर शॉर्ट ट्रिक्स या फिर कहते हैं ना कि छोटे रास्ते हैं जल्दी सक्सेस, ये सब छलावा कहते हैं वो हैं, इनमें नहीं पढ़ना है। आप लोग मेहनत कीजिए और सफल होइए प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 106, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इनके ऑप्शंस हैं: ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी ग्रीस, डी इटली। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इटली। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह इटली देश के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कुल 3,350 मीटर है। यह आल्पस पर्वत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो खालिस्तान में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। जिनके ऑप्शंस हैं: ए तंजानिया, बी केनिया, सी इथोपिया और डी है घाना। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तंजानिया। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह पर्वत एकल पर्वत है, यानी कि ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इस पर्वत का निर्माण 30 लाख साल पहले 3 अलग अलग ज्वालामुखियों से निकले लावा के लगातार ठंडा होकर जमने से शुरू हुआ था और ये 3 ज्वालामुखी कीबो, मावेंजी और सिरा है। मावेंजी और सिरा ज्वालामुखी अब निष्क्रिय हो चुके हैं, इनमें कभी भी लावा नहीं निकलेगी। लेकिन कीवू जो ज्वालामुखी है अब सुषुप्त अवस्था में, अर्थात उसमें कभी भी ज्वालामुखी निकल सकती है। और किलिमंजारो पर्वत पर कीवो ज्वालामुखी की चोटी सबसे ऊंची है, जिसकी समतल से ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। ये पर्वत किलिमंजारो नेशनल पार्क का हिस्सा है जो लगभग 1688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गैलेरेस
ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए कोलंबिया, बी मैक्सिको, सी इटली, डी हवाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलंबिया। गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। गैलेरस ज्वालामुखी को कोलंबिया देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? इक्वाडोर का माउंट कोटोपॉक्सी ज्वालामुखी है। यहाँ से 9th चैप्टर कंप्लीट होता है, हम लोग चलते हैं 10th चैप्टर पे। अच्छा, मैंने सोचा था कि ये सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी PYQs की जो हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास लाएंगे जिसमें हम लोग GS है, UPGK है, करंट अफेयर है, और मतलब जितने भी ये कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस हैं ये सब पूरी कंप्लीट करेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को हार नहीं माननी, खुद पे भरोसा रखना और खुद को मजबूत दिखाना है और डट के तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है। जिनके ऑप्शंस हैं ए समतापमंडल, बी तापमंडल, सी बहिर्मंडल और डी है मध्यमंडल और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्यमंडल। वायुमंडल की मध्यमंडल परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हो जाता है। मध्यमंडल समतापमंडल के ऊपर होता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। वायुमंडल में कुल 5 परतें पाई जाती हैं जो कि हैं क्षोभ मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है तथा सबसे ऊपरी परत का नाम बहिर्मंडल है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का खाली स्थान कहा जाता है। जिनके ऑप्शंस हैं ए अंत, बी विश्राम, सी प्रस्फोट अर्थात फटना और डी है परीक्षण। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रस्फोट अर्थात फटना। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इस घटना को मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। धातव्य है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकला है जिसका अर्थ मौसम होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है खाली स्थान। इनके ऑप्शंस हैं ए वर्णमंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी समताप मंडल। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आयन मंडल। अच्छा देखो, इसको थोड़ा याद करने के लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में आयन आता है, और हम रेडियो तरंगों की बात कर रहे हैं, फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं, तो आयन से थोड़ा सा कनेक्ट हो रहे हैं ना रेडियो वेव्स, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही इसको कनेक्ट किया था, आप लोग कैसे करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। धरातल से 60 से 640 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि हो जाती है और आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर होता है जिसे विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंगें परावर्तित रहती हैं, और आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत ये सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? इनके ऑप्शंस हैं ए 1/5, बी 1/4 मतलब 1:4। देखो 1:4 कहो या 1:5 को, इसका मतलब ये होता है 1:5, ठीक है, और 2:3 और 2:5। इसका अर्थ क्या होता है? अगर मान लीजिए कि कोई एक चीज़ है तो उसमें पांचवा भाग क्या है? ऑक्सीजन है वायु का। तो पृथ्वी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:5। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है, जैसे नाइट्रोजन कितनी है? 78% है, 78.08%, और ऑक्सीजन कितनी है? 20.95%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और आर्गन है 0.093%,
अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग कितना हो जाएगा, 1:5। ठीक है, देखो ये कैसे, मान लो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये 20.95 है, इसको हम मान लेते हैं 20% है। तो वायुमंडल में वायु कितनी हो गई, पूरी 100% हो गई, और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 20% है ना। ये एक सेकंड, तो ये क्या होता है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अर्थात अगर वायुमंडल में वायु का एक भाग है तो उसमें 5 भाग क्या होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, मतलब 5वां भाग ऑक्सीजन होगा, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, जिनके ऑप्शंस हैं, ए 760 सेमी पारा स्तंभ, ऑप्शन बी है 1.013 इंटू 10⁴ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी है 1.013 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन डी 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है। अतः वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम सभी पर अत्यधिक दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, जिनके ऑप्शंस हैं, ए हवा में 30% से कम होना ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी है हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, ऑप्शन सी है हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, और ऑप्शन डी है हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर क्या होता है, अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने से आग नहीं जलती है, परंतु 15% से अधिक ऑक्सीजन होने पर आग ज्वलनशील होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है, जिनके ऑप्शंस हैं, ए ऑक्सीजन, बी आर्गन, सी नाइट्रोजन, और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए, सॉरी ये तो अभी हम लोग सॉरी कन्फ्यूज़न हो गया, इसका आंसर सी सही होगा, नाइट्रोजन। वो मैं ये बताने जा रहा था, इससे पहले देखो इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ गया ये, यहाँ पे देखो कितना है, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण दिया हुआ कि कौन सी गैस कितनी है। नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, एंड ऑर्गन जो है वो है 0.93% है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। और देखिए सेम क्वेश्चन क्या, इसी का पार्ट हम कह सकते हैं। ये फिर से पूछा गया था इसमें कि कौन सी गैस वातावरण में महत्तम भाग है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, जैसे नाइट्रोजन जो है 78.08%, और जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो वो है 20.95%, और जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वो है 0.03%, शेष आर्गन, नियान, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नियान, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन आदि सम्मिलित हैं। ये सारी जो गैसें हैं ये अन्य में शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। देखिए सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है, ये देखिए यही क्वेश्चन है, इसमें वातावरण का महत्तम भाग लिखा था और इसमें फिर से पूछा है प्रधान रूप से विद्यमान है। सिर्फ क्या किया गया, सिर्फ क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदली गई, और अगर आप ध्यान दें तो और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा नहीं बदले गए। देखो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन ऑर्गन, यहाँ पे ऑर्गन नाइट्रोजन, मतलब ऑप्शन भी सेम, सिर्फ क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। देखो इसी प्रकार से आप लोग जब ध्यान देंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि क्वेश्चंस कैसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से।
देखो हर बार जरूरी नहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज वही हो, कई बार डिस्क्रिप्शन से हमको मिल जाते हैं, कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यही सब चीज़ें ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ती है। हवा गैसों का मिश्रण है जिसमें गैसों की मात्रा निम्नवत है। नाइट्रोजन 78.08% है और ऑक्सीजन है 20.95% है और आर्गन है 0.93% है। और जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि है 0.03% है। ठीक है, तो अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि मैं मतलब हम लोग जो है क्वेश्चंस को कैसे कनेक्ट होते हैं वो देखते हैं, और जैसे कोई ट्रिक आती है वो कैसे बन सकती है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो एट द एंड होता है कि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं टॉपिक पे, तब तक चीज़ें आपको कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप पूरी वीडियोस देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? जिनके ऑप्शंस हैं ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी आयनोस्फीयर, सी एक्सोस्फीयर और ऑप्शन डी है ट्रोपोस्फीयर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होती है? ये है समताप मंडल। पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जबकि आयनोस्फीयर अर्थात आयन मंडल से रेडियो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी पर आती है। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है कोहरा, ओस, बादल या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कोहरा। वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण, धुआं एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांग के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है और इसकी दृश्यता 1 किमी से कम होती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में लगभग कितने % नाइट्रोजन होती है? जिनके ऑप्शन है ए 78 से 79%, ऑप्शन बी है 40 से 42% एंड ऑप्शन सी है 18 से 20% एंड ऑप्शन डी है 10 से 11%। देखिए फिर से वही क्वेश्चन हमको दिख रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर क्वेश्चन फिर से हमको दिख रहा है, और यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर पूछा गया है और इसके ऊपर भी देखिए ये भी नाइट्रोजन के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, मतलब हमको दिख रहा है कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है। इस बार उसका परसेंटेज पूछ लिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 78 से 79%, जो कि कितनी होती है? 78.08% होती है नाइट्रोजन। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख रूप में नाइट्रोजन जो कि 78.08% है और ऑक्सीजन जो कि 20.95% है और आर्गन जो कि 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% गैसें उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि गैसें शामिल हैं। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं। अच्छा, जो जलवाष्प है क्या आप लोग पता है ये ग्रीन हाउस गैस में सबसे मतलब बहुत ज़्यादा इसका योगदान है ग्रीन हाउस गैस करने में। अगला चैप्टर है विश्व की प्रमुख नदियाँ, नहरें, वर्ड्स, मेजर रिवर्स एंड कैनाल्स। इसका पहला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिनके ऑप्शंस हैं ए यांगत्जे, ऑप्शन बी है नाइल या इसको नील नदी भी कहते हैं एंड ऑप्शन सी है मिसिसिपी एंड ऑप्शन डी है अमेजॉन एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नील नदी अर्थात नाइल नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है और सबसे लंबी नदी नील है। मिसिसिपी नदी जो है वो पंजाका डेल्टा का निर्माण करती है। देखो सबसे बड़ी नदी की जब हम बात करते हैं कौन सी है? अमेजॉन है, और सबसे लंबी नदी की बात करते हैं वो कौन सी है? नील नदी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई है जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर है? इनके ऑप्शंस हैं ए मक्का, बी है चावल, सी है लोबिया और डी है गेहूं और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लोबिया। इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया फसल सफलतापूर्वक उगाई है
भारत के लिए अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में जो कि मील का पत्थर साबित होती है। अगला क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, एंड ऑप्शन सी है कुवैत, और ऑप्शन डी क्या है, लीबिया। इसका सेंस हो जाता है ऑप्शन बी सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। विश्व में ऐसे 17 देश, अन्य 17 देश और भी हैं जहाँ पर क्या नदियाँ नहीं बहती हैं, जैसे ओमान हो गया, कतर हो गया, ऐसे ही और बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए मेकांग, बी पर्ल, सी गंगा, एंड ऑप्शन डी है यांगसी। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, यांगसी। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इस नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसीलिए इसे सभ्यता का पालना घर भी कहते हैं। और यह नदी उत्तरी संघाई में बहती है। यह चीन की तथा एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है। चीन की दूसरी बड़ी नदी होंगहो पीली नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए अमेजॉन, बी नील, सी कांगो, डी है नाइजर। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी कांगो। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। 47,4700 किमी की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशालतम और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तथा भारत की माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये याद रखना है, माही नदी क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जो ये कांगो नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए हंगरी, बी जर्मनी, सी रोमानिया, डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जर्मनी। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित डोनाइसिंगेन कस्बे के पास होता है, और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह काला सागर में जाकर मिलती है। डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी की कुल लंबाई 2842 किलोमीटर है, जो 10 देशों से होकर गुजरती है। अगला चैप्टर है विश्व के प्रमुख देश, उनकी राजधानियाँ और उनकी मुद्राएं। जैसे वर्ड्स मेजर कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसीज। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। लीबिया की राजधानी क्या है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए त्रिपोली, बी है एम्स्टर्डम, ऑप्शन सी है पोर्ट लुइस, एंड ऑप्शन डी है लग्जमबर्ग, एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए त्रिपोली। इधर देश दिए गए हैं और इधर उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। जब हम बात करते हैं लीबिया की, तो उसकी राजधानी क्या है, त्रिपोली है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, और लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी है। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी क्या है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए प्राग, ऑप्शन बी है क्विटो, एंड ऑप्शन सी है हवाना, एंड ऑप्शन डी है ढाका, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हवाना। ठीक है, इधर देश दिए गए हैं और इधर अगेन राजधानियाँ दी गई हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, एंड चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए पॉडगोरिया, एंड ऑप्शन बी है ओस्लो, एंड ऑप्शन सी है विंडहोक, एंड ऑप्शन डी है मनीला, एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओस्लो।
नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? जिनके ऑप्शंस हैं ए दक्षिण अफ्रीका, बी म्यांमार, सी स्वीडन एंड डी युगांडा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्रोना जो कि है वो कहाँ की मुद्रा है? वो स्वीडन की मुद्रा है। क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा अफ्रीकी रैंड है और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। अगला क्वेश्चन है, रिग्ड खालिस्तान की मुद्रा इकाई है। इनके ऑप्शंस हैं ए मलेशिया, बी फिलीपींस, सी वियतनाम एंड ऑप्शन डी है थाईलैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मलेशिया। रिगिड मलेशिया की मुद्रा है। जब हम बात करते हैं थाईलैंड की, वहाँ की मुद्रा है थाई बात और वियतनाम में चलता है डोंग्स एंड फिलीपींस में है पेसो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? जिनके ऑप्शंस हैं ए निकोसिया, बी है आक्रा, सी है मोरोनी एंड डी है हरारे। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मोरोनी। कोमोरोस संघ की राजधानी मोरोनी है और निकोसिया साइप्रस की राजधानी आक्रा घाना की तथा हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। देखो निकोसिया जो है वो कहाँ की है? साइप्रस की है और आक्रा जो है वो घाना की है, ठीक है, और हरारे कहाँ की है? वो जिम्बाब्वे की है। अगला क्वेश्चन है, रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? जिनके ऑप्शंस हैं ए आइसलैंड, बी स्वीडन, सी नीदरलैंड, डी है लातविया। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आइसलैंड। रेक्याविक आइसलैंड की राजधानी है। यह विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। यह नगर आर्कटिक वृत्त के अंदर है। यहाँ सर्दियों में 4 घंटे धूप निकलती है और गर्मियों में मध्य रात्रि तक सूरज निकलता है। इधर देश के नाम दिए गए हैं फिर से और इधर राजधानियाँ दी गई हैं। जब बात करते हैं नीदरलैंड की, तो इधर कौन से? एम्स्टर्डम हो जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम हो जाता है और लातविया के क्या होता है? रीगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों के सुमेलित करना है। इधर देश दिए गए हैं और इधर क्या दिया गया है? राजधानियाँ दी गई हैं। तो जैसे जाम्बिया है, क्यूबा है, रवांडा है, बहरीन है। इधर दिया गया है हवाना, मनामा, लुसाका, किगाली। तो इससे मान लो हमको पता है कि जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। ए किससे मैच हो रहा है? 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ए के साथ देखेंगे 3 कहाँ मैच हो रहा है। ए के साथ 3 ऑप्शन सी में है और इधर कहीं है? ये देखो इसमें नहीं। तो इसमें तो मतलब एक ही ऑप्शन से हमको पता चल गया कि कौन सा सही है। तो कई बार होता है कि जब हमको अगर एक भी ऑप्शन पता है तो हम जो भी रॉन्ग ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं और राइट आंसर पा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको एक भी चीज़ है तो आप अपने टेक्निक लगाइए कि आप कैसे गलत आंसर को हटा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सही आंसर पता हो, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर तो कतई नहीं हो सकता, कौन सा आंसर गलत है। तो जाम्बिया की हो जाती है लुसाका, क्यूबा की हो जाती है हवाना एंड रवांडा की हो जाती है किगाली एंड बहरीन की क्या है? मनामा। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? इनके ऑप्शंस हैं ए मनामा, बी माले, सी मॉस्को एंड डी है मस्कट। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी मस्कट। देखो मनामा की राजधानी क्या है? बहरीन है। माले की राजधानी मालदीव है। मॉस्को की राजधानी रूस है एंड मस्कट कहाँ की राजधानी है? ओमान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जिनके ऑप्शंस हैं ए जेरूसलम, ऑप्शन बी है बगदाद एंड ऑप्शन सी है डबलिन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जेरूसलम। इधर फिर से राजधानियाँ दी गई हैं और इधर देश दिए गए हैं अब की बार। जेरूसलम कहाँ की राजधानी? इजराइल की है। जब हम बात करते हैं बगदाद की, जो कि कहाँ की है? ईरान की है। और डबलिन आयरलैंड की राजधानी है और टोक्यो जापान की राजधानी है एंड काबुल है अफगानिस्तान की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इनके ऑप्शंस हैं ए उपयुक्त में से कोई नहीं, बी येन, सी जॉल्टी एंड ऑप्शन डी है
ऑप्शन सी है ज़्लॉटी एंड ऑप्शन डी है डॉलर। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ज़्लॉटी। पोलैंड के मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। पोलैंड जो है वो मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वार्सा तथा मुद्रा ज़्लॉटी है और इसकी सीमा पश्चिम में जर्मनी के साथ, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया तथा पूर्व में लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और रूस के साथ लगती है। पोलैंड एक विकसित देश है जिसमें जीवन की उच्च गुणवत्ता है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जिनके ऑप्शन हैं ए हंगेरियन फॉरिन, ऑप्शन बी है हंगेरियन नायरा एंड ऑप्शन सी है हंगेरियन पाउंड एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हंगेरियन फॉरिन। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में कितने देश हैं? जिनके ऑप्शंस हैं ए 28, बी 33, सी 44 एंड डी 30। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 44। यूरोप महाद्वीप छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में बसे देशों की संख्या कुल कितनी है? 44 है। और रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा यूरोप एवं एशिया दोनों में है। अगला क्वेश्चन है, माले खालिस्तान की राजधानी है। जिनके ऑप्शंस हैं ए अल्जीरिया, बी मालदीव, सी केन्या एंड ऑप्शन डी मॉरिशस। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मॉरिशस। मालदीव हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है। मालदीव में 1192 टापू हैं। इसमें से 200 पर बस्ती है और इसकी राजधानी माले है जो सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की राजभाषा दिवेही माही है तथा मालदीव में कुछ हिंदी भाषी लोग भी निवास करते हैं। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए डेनमार्क, बी स्कॉटलैंड, सी फ्रांस एंड डी इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इटली। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, इटली देश में स्थित है। यह एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? अर्थात कौन सी भूमि है जिस पर कोई भी देश अपना हक नहीं जताता? इनके ऑप्शंस ए वानुआतू, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका एंड ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड एंड ऑप्शन डी है सोलोमन द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। मैरी बर्ड लैंड तथा बीर तवील ट्रायंगल पृथ्वी पर केवल 2 भूमि क्षेत्र किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, अर्थात इन क्षेत्रों पर दावा नहीं किया जा सकता। मैरी बर्ड लैंड अंटार्कटिका का एक हिस्सा है जो इतना दूरस्थ है कि दुनिया का कोई भी देश इस पर दावा नहीं कर सकता है। यह पृथ्वी पर एकमात्र सबसे बड़ा स्वामित्व विहीन क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? इनके ऑप्शंस हैं ए डार्विन, ऑप्शन बी है पर्थ, सी ब्रिस्बेन एंड ऑप्शन डी है होबार्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्थ। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1768 ईस्वी में इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने की थी। इसके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कालगर्ली व कूलागार्डी यहाँ की प्रसिद्ध सोने की खानें हैं और यह देश विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ जो एक प्रवाल भित्त है के लिए प्रसिद्ध है। कुयुस्को 2228 मीटर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और टारस जलसन ऑस्ट्रेलिया व न्यूगिनी के मध्य स्थित है। देखो यहाँ पे मतलब फिर से लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने की थी। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की खोज इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने की थी। क्या इनकी खोज से पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं था? लेकिन होता क्या है ना कि उस समय किसका शासन था, पूरी दुनिया पे कौन राज कर रहा था, तो इतिहास कौन लिख रहा है? मतलब
यही कहते हैं ना, जिसके पास सत्ता होती इतिहास वही लिखता है, तो वही है। मतलब ये भी हो सकता है ना कि 1768 में इंग्लैंड के कुक वहाँ पर पहुँचे, या फिर किस रास्ते से, जैसे वास्को डी गामा इंडिया आया था, तो वो केप ऑफ गुड होप जो रास्ता था उसने उसकी खोज की थी, लेकिन कहा क्या जाता है कि उसने भारत की खोज की ना, लेकिन एक्चुअली में क्या कहना चाहिए, उसने भारत के लिए केप ऑफ गुड होप रास्ते की खोज की थी। ठीक है, बट वही है ना कि जिसके पास सत्ता है, पावर है, वही सब चीज़ें डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी ब्राज़ील, सी कनाडा, डी भारत। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिससे 14 देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। ये देश हैं उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इनके ऑप्शंस हैं, ए नेपाल, बी वेटिकन सिटी, एंड ऑप्शन सी है मालदीव, एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, पृथ्वी पर सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर अर्थात 108.7 एकड़ है, और वेटिकन सिटी एक प्रकार से रोम नगर का छोटा भाग है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। ये सबसे छोटा देश हो गया, और हमने हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनेडा स्थित है, जिनके ऑप्शंस हैं, ए अरेबियन सागर, बी कैरेबियन सागर, सी चीन सागर, एंड ऑप्शन डी इज उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कैरेबियन सागर। ग्रेनेडा दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है, जो ग्रेनाडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश की राजधानी सेंट जॉर्ज है। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए स्टॉकहोम, बी बर्न, सी लक्समबर्ग, एंड ऑप्शन डी है मैड्रिड। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए स्टॉकहोम। इधर देश दिए गए हैं और इधर उनकी राजधानी दी गई। स्वीडन की जब बात करते हैं उसकी राजधानी स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड की है बर्न, लक्समबर्ग की है लक्समबर्ग सिटी, एंड स्पेन की है मैड्रिड। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? इनके ऑप्शन है, ए बुल्गारिया, बी सूडान, सी बेनिन, एंड डी घाना। इसका सही आंसर हो जाता है ए बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी सोफिया है, जबकि सूडान, बेनिन तथा घाना जो है ये अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए उलान बटोर, ऑप्शन बी है कीव एंड ऑप्शन डी है बाकू, एंड ऑप्शन सी हो गया बाकू, एंड ऑप्शन डी है ताशकंद। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। कॉकेसस ये जो है ये कॉकेसस के पूर्वी भाग में स्थित एक गणराज्य है, जो पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसा हुआ है। इसे सीमांत देश आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की हैं। इसके सीमांत देश कौन है? ये हैं। और इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। यह वर्ष 1991 तक पूर्व सोवियत संघ का भाग था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? जिनका ऑप्शन है, ए तुर्की, बी फ्रांस, सी बेल्जियम, डी यूनान। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बेल्जियम। भूमध्य सागर की समुद्री सीमा पर स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया एंड अल्जीरिया तथा मोरक्को आदि देश स्थित हैं, जबकि बेल्जियम उत्तरी सागर की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए पोर्टलैंड, बी इटली, एंड सी स्पेन, एंड डी है यूनान। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इटली।
आल्प्स पर्वत के आसपास क्षेत्रों में स्थित देशों को अल्पाइन देश कहते हैं। अल्पाइन देशों में प्रमुख देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लिंचेस्टर, मोनाको, स्लोवेनिया तथा स्विट्जरलैंड है। ये देश आल्प्स के प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। आल्प्स पर्वत पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। इधर देश लिखे गए और इधर उनकी राजधानी लिखी गई है। जैसे मान लो अब इधर क्या है, तंजानिया है, केन्या है, नामीबिया है, मोरक्को है, रबात है, नैरोबी है, डोडोमा है, विंडहोक है। जैसे तंजानिया किसके साथ मैच हो रहा है, डोडोमा। तंजानिया को मैच करते हैं 1-3 के साथ। ए में देखते हैं 3 किसके साथ है, ये देखो A3 यहाँ पे है और A3 यहाँ पे है, तो बाकी दोनों क्या हुए, क्रॉस, गलत हो गया। अब केन्या किसके साथ जाएगा, केन्या जाएगा नैरोबी के साथ। B2 से मैच कर दो, तो B किसके साथ मैच हो रहा है, B2 यहाँ पे है, ये B2 हो गया और A3 होगा। बाकी 2 मैच करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में हमको पता चलेगा ऑप्शन ए सही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ट्रिक्स हैं ये पहले तक काम करती थी और आजकल क्या है, ऑप्शन ई भी आ रहा है। ऑप्शन ई होता है इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना होता है कि सारे ऑप्शन मैच करने होते हैं, 4 के चारों, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी एग्ज़ाम में, और प्लीज़ दोस्तों यार जम के मेहनत करो। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, केन्या की है नैरोबी, नामीबिया की है विंडहॉक एंड मोरक्को की है रबात। निम्नलिखित देशों में से किन देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, जिनके ऑप्शन हैं ए ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, बी है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, सी है ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, डी है वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इनका विवरण निम्नवत है। साओ टॉम और प्रिंसेप, गैबॉन, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर एंड कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। इनके ऑप्शंस है ए ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी भारत एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। रूस, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राज़ील विश्व का 5वां बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 85,00,000, 15,770 वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है, इसी कारण इसे विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थित साओ पालो कहवा की मंडी तथा सेंटोस कहवा पत्तन के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आबू धाबी खालिस्तान की राजधानी है। जिनके ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन बी है नीदरलैंड एंड ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है इटली। इसका सही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल एंड इटली की राजधानी रोम। अच्छा, इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ देश जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि नीदरलैंड हो गया और इटली हो गया और सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। इनकी राजधानियाँ बार बार पूछी जा रही। तो ये जितने भी देश हैं, एक देख रहे हैं कि मतलब जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट देश हैं उनकी राजधानियाँ आपको एकदम रटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पटाका किस देश की मुद्रा है। जिनके ऑप्शंस हैं ए पनामा, बी लाओस, सी मकाऊ एंड डी मैक्सिको। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मकाऊ। इधर देश दिए गए हैं और इधर मुद्राएं दी गई हैं। पनामा है जो कि डॉलर मुद्रा वहाँ चलती है, लाओस में लाओस किप चलती है, मकाऊ में पटाखा चलती है और मैक्सिको में मैक्सिकन पेसो चलती है। तो देखो हमको इस चैप्टर से क्या पता चला, मतलब राजधानी
राजधानियाँ और मुद्राएं, ये दोनों एकदम कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 13 की तरफ, जो कि है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी। पहला क्वेश्चन है, भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? जिनके ऑप्शंस हैं ए स्नोमेल्ट, बी समुद्री धाराएं, सी नदी का पानी एंड डी है वर्षा जल का अंतस्संदन एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन है। रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन, वर्षा जल का अंतस्संदन। भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत वर्षा जल का अंतःस्पंदन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश को भारत का सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? निम्नलिखित में से किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए इटली, बी आयरलैंड, सी इराक एंड डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड को भारत सबसे कम वस्तुएं निर्यात करता है। आयरलैंड द्वीप उत्तरी अटलांटिक में स्थित ब्रिटेन से अलग, परंतु यूनाइटेड किंगडम, जो कि कहाँ पे, यूरोप महाद्वीप में है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। आयरलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपीय देश है और यूनाइटेड किंगडम से आयरलैंड नॉर्थ चैनल द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? जिनके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी कनाडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन के बाद गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है और चाय, प्याज, आलू, रेशम उत्पादन में चीन प्रथम और भारत द्वितीय स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? मतलब कौन सा देश विश्व का सोने का सबसे अधिक उत्पादन करता है? इनके ऑप्शंस हैं ए दक्षिण अफ्रीका, बी रूस, सी चीन एंड डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चीन। सोना अत्यंत चमकदार तथा मूल्यवान धातु है जो दिखने में चमकदार सुनहरे पीले रंग का होता है और बहुत ही आकर्षक लगता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। वर्ष 2007 में सोने के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़ने के बाद अब तक चीन शीर्ष पद पर बना है। चीन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक तथा भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 2021 में भी चीन स्वर्ण उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। स्वर्ण उत्पादन में भारत परिक्षेप में कर्नाटक तथा कोलार हट्टी क्षेत्र स्वर्ण उत्पादन में भारत का 99% स्वर्ण उत्पादन करता है। अर्थात कर्नाटक का जो कोलार तथा हट्टी क्षेत्र है वह भारत का लगभग 99% सोना उत्पादित करता है। देखो, हम लोग देखते हैं कि चीन में भी मतलब बहुत बड़ी आबादी रहती है, लेकिन हम देखते हैं चीन अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देता है, वो अपने उत्पादन पर ध्यान देता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देता है। और हम देखते हैं कि वो, जैसे मान लो, वो ये चीज़ ध्यान देना, वो ये भी देखता है कि हमको इन फ्यूचर में किस चीज़ में आगे होना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में है, सेमीकंडक्टर में है, और जितने भी आईसी वगैरह बनती है ये सब में देखते हैं हम। और एआई की फील्ड में हम देख सकते हैं, मतलब हर चीज़ में वो आगे बढ़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ मेड इन इंडिया का ढोल बजाते हैं। मैंने देखा बहुत सारी कंपनियां हैं, वो मेक इन इंडिया के तहत क्या करती हैं, चाइना से सामान मंगाती हैं और यहाँ पर उसके मेक इन इंडिया की मोहर लगाती हैं और यहाँ के मार्केट में बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखो, हमें अपने पड़ोसी से जलने नहीं बल्कि उससे तरीके सीखने की चाहत होनी चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ा, कैसे उसने इतना मतलब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना ली कि अब वो अमेरिका से टक्कर ले रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, अमेरिका एक बात कहता है, हम लोग उसके सारी बातें मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक था? जिनके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश था।
वर्तमान में भी भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और भारत विश्व का लगभग 21% दुग्ध उत्पादन करता है। पूरी दुनिया में 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और दुग्ध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार की योजना है और जिससे भारत में दुग्ध की कमी को दूर किया जा सके। श्वेत क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे और भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई। अच्छा, एक चीज़ और है, चाइना वो जानता है कि हमको कहाँ पे क्या करना है, क्या पे नहीं। जैसे हम लोग खुशी मनाते हैं कि दुनिया में हम सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करते हैं, बट ये भी देखो ना कि 1 कुंटल चावल उत्पादन करने में कितना पानी लग रहा है और कितना रॉ मटेरियल लगता है। मतलब कि इनपुट कॉस्ट उसकी कितनी है भाई। हम अपने यहाँ का भूमिगत जल जो है वो निकाल के ख़त्म कर रहे हैं। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो चाइना स्ट्रेटजी के साथ चीज़ें खेलता है और हम लोग इमोशनली रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए लासगांव, बी इस्माइलपुर, सी कटरा एंड डी है आज़ादपुर। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लासलगांव। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लासलगांव नासिक में है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश है? जिनके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी जापान, सी चीन एंड डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चीन। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक सिल्क उत्पादन देश है। भारत का 97% सिल्क उत्पादक राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश है, असम है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मेघालय आदि। अगला क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? जिनके ऑप्शंस है ए कनाडा, बी रूस, सी अमेरिका एंड डी जो है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पर कनाडा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मरकरी का उत्पादन सर्वाधिक करता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए मैक्सिको, बी कनाडा, सी इटली एंड डी है जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। प्रश्नकाल के समय इटली मरकरी का सर्वाधिक उत्पादक राज करता था, लेकिन वर्तमान में क्या है? मरकरी उत्पादक देश कौन सा है? चीन। देख रहे हैं ना हम लोग कि मतलब चीन हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, उसी के हिसाब से काम करता है। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे अभी हम लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो रैंडमली भागने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि कौन सी सब्जेक्ट कितने दिनों में ख़त्म होनी चाहिए और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स होना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें प्लान करके काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी चीन एंड डी है जापान। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। विश्व में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका जो कि 68.32% करता है और रूस 15.52% और जिम्बाब्वे है 6.82% एंड कनाडा है 4.47%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? जिनके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी यूएसए, सी रूस एंड डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। FAO के अनुसार भारत का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। धान उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है और धान उत्पादन में इंडोनेशिया तीसरा तथा बांग्लादेश का चौथा स्थान है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले भी पढ़ा था कि इसमें तो देखिए दूसरा स्थान पूछा गया, जब ये क्वेश्चन आया था जिस ईयर में तब भारत दूसरा था, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो जो है इसमें वर्तमान स्थिति में भारत जो है देश में मतलब विश्व में धान उत्पादन का पहला स्थान आ चुका है, पहले स्थान पर। तो 13 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम चलते हैं 14 चैप्टर की तरफ जो कि है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है? इनके ऑप्शन है ए शिनकानसेन जो कि जापान की है, ऑप्शन बी है जर्मनी की ICI-3 एंड ऑप्शन सी है फ्रांसीसी TGV एंड ऑप्शन डी है संघाई की मोगलेव।
इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संघाई की मागलेव। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन संघाई की मागलेव है। इसकी अधिकतम चाल 430 किमी पर घंटा है और औसत गति कितनी है, 251 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्ष 2021 में चीन ने 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन या फिर मागलेव ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, जिनके ऑप्शंस हैं ए डुलुथ और मॉन्ट्रियल के मध्य, ऑप्शन सी है सरकटून और क्यूबेक के मध्य, और ऑप्शन सी है सियाटिल और वेनिपेग के मध्य, एंड ऑप्शन डी है वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग पर चलती है। यह मार्ग कनाडा के पूर्वी सिरे पर स्थित सेंट जॉन नगर को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है। यह मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, कौन सी, विनिपेग, आदि प्रमुख नगरों को जोड़ती है। इसी के लगभग समानांतर स्थित कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग पूर्व में हैलिफैक्स नगर को पश्चिम में प्रिंस रूपर्ट नगर से जोड़ता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ग्लेशियर एक्सप्रेस। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, जिनके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी भारत, एंड डी है स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। यह स्विस आल्प्स के केंद्र में जर्मन और सेंट मोरिट्ज के दो प्रमुख पर्वत रिजॉर्ट्स को जोड़ने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। अगला चैप्टर जो कि 15th है, विविध, मिसलिनियस। इसका पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर से पूर्वी हवाएं अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र ITCZ जोन में मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतह के ऊपर की ओर और इसके विपरीत इस तरह के परिसंचरण को खाली स्थान कहा जाता है, अर्थात क्या कहा जाता है, जिनका ऑप्शन हैं ए फेरल सेल, बी है वार्सा सेल, एंड ऑप्शन सी है पोलर सेल, एंड ऑप्शन डी है हैडली सेल, एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हैडली सेल। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से पूर्वी हवाएं अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र ITCZ में मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतह के ऊपर की ओर और इसके विपरीत इस तरह के परिसंचरण को क्या कहते हैं, हैडली सेल कहते हैं। हैडली सेल एक वायुमंडलीय परिसंचरण का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें गर्म हवा भूमध्य रेखा के पास बढ़ती है और ऊपर उठती है और उच्च वायुदाब की ओर बढ़कर ठंडी होकर निम्न और मध्य अक्षांशों की ओर लौटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है, जिनके ऑप्शंस हैं ए बांस का पौधा, बी सिनकोना का पेड़, एंड ऑप्शन सी है नीलगिरी का पेड़, एंड ऑप्शन डी है जिनकोगो का पेड़। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिनकोना का पेड़। मलेरिया के इलाज के लिए सिनकोना के पेड़ की दवा प्रदान की जाती है। इसकी छाल का उपयोग कर उपचार किया जाता है। यह आमतौर पर केरल में प्राप्त होता है। तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, तो एक्चुअली रात को रिकॉर्ड कर रहे थे बट हो नहीं पाया। उसके बाद फिर से अब जब कर रहे हैं हम दिन में, तो फिर नॉइस जानते हैं आप लोग, दिन में सबके काम रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे क्या कहते हैं हम, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जानते हैं। जिनके ऑप्शंस हैं ए टैगा वन, बी है टुंड्रा वन, एंड ऑप्शन सी है अमेजोन वर्षा, एंड ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी भारत के वर्षावन। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अमेजोन वर्षावन। अमेजन वर्षावन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं, अपने विस्तार एवं सघनता के कारण पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहे जाते हैं। इनका विस्तार मुख्यतः कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। चलिए आप लोग बताइए, ब्राज़ील कौन से कंटिनेंट में आता है, अर्थात किस महाद्वीप में ब्राज़ील पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ताना रिवर मंगाबे वानर निम्नलिखित में से किस एक देश में पाया जाता है। ये एक प्रकार का बंदर है। ये पूछा जा रहा है कि किस देश में पाया जाता है।
और जिनके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी है केन्या एंड सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी इज़ ईरान। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केन्या। ताना रिवर मंगाबे वैज्ञानिक नाम है जिसका, और ताना रिवर क्रेस्टेड मंगाबे के रूप में भी जाना जाता है। केन्या में ताना नदी के किनारे जंगलों में एक छोटे से हिस्से में पाए जाते हैं। इन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। जिनके ऑप्शंस हैं ए थार मरुस्थल, बी है केरल एंड ऑप्शन सी इज़ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एंड ऑप्शन डी इज़ गोवा। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कुछ मतलब बेसिक रूल्स या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि जैसे जो स्थलीय भाग होता है वो जल की अपेक्षा अधिक देर से, स्थलीय भाग जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, और जबकि जो जलीय भाग होते हैं जैसे समुद्र है और पृथ्वी है, सॉरी समुद्र है और ये स्थल मंडल व धरातल है और इधर जल है, तो ये जलीय जो जल मंडल है ये स्थल मंडल की अपेक्षा क्या होगा, देर से गर्म होगा, इसमें टाइम लगेगा गर्म होने में, और ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और जब स्थल मंडल में ही बात करते हैं हम, अगर नॉर्मल भूमि है और रेत है, तो रेत क्या होता है, रेत नॉर्मल की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म भी होता है। तो इससे होता क्या कि दिन के समय तो रेतीले भागों में बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाता है और रात के समय बहुत कम हो जाता है, तो इसीलिए इनका व्यापक अंतर पाया जाता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो जैसे हमको पता है थार का मरुस्थल है, यहाँ पर रेत पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए थार मरुस्थल। भारत के थार मरुस्थलों में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य धरातल के विपरीत रेत अधिक सूर्यताप ग्रहण करके जल्दी गर्म हो जाती है। रात के समय रेत प्राप्त सूर्यताप की मात्रा को तीव्रता से वापस लौटा देती है, अतः यहाँ दिन का तापमान अधिक एवं रात का तापमान काफ़ी कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इनके ऑप्शंस हैं ए कुर्ग, बी श्रीनगर एंड ऑप्शन सी इज़ मसूरी एंड ऑप्शन डी इज़ दार्जिलिंग। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कुर्ग। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इसके सौंदर्य की सभ्यता के कारण ऐसा कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक का एक प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक जिला है। इसे कोडगू के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड खाली स्थान है। मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसका बायोमास पिरामिड कैसा होता है। जिनके ऑप्शंस हैं ए सीधा पिरामिड, ऑप्शन बी है आंशिक सीधा पिरामिड एंड ऑप्शन सी है उल्टा पिरामिड एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उल्टा पिरामिड। ये जो सीधा पिरामिड है ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पाया जाता है, और ये जो उल्टा वाला है ये जलीय में पाया जाता है। जब हम बात करते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड की, जो कि उल्टा होता है, क्योंकि जलीय परितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म प्लावक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। उदाहरण, तालाब परितंत्र में जैव मात्रा का पिरामिड उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ निम्न पोषण स्तर पर उत्पादकों की संख्या तो अधिक होती है, लेकिन उनका आकार कम होने से उनकी सकल जैव जो मात्रा हो जाती है वो कम हो जाती है। दूसरे और तीसरे पोषी स्तर के जीवों की संख्या कम होते हुए भी उनकी जैव मात्रा अधिक होती है, अतः किसी तालाब परितंत्र में जैव मात्रा का पिरामिड क्या होगा, सदैव उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार खाली स्थान में पाया जा सकता है। जिनके ऑप्शंस हैं ए भारत, ऑप्शन बी है चीन एंड ऑप्शन सी इज़ कनाडा एंड ऑप्शन डी इज़ रूस। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कनाडा। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी कनाडा में आता है। यह कनाडा की नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रंसविक प्रांतों के बीच में स्थित है। सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने की घटना को ज्वारभाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है। इनके ऑप्शंस हैं ए नाइजर, बी घाना एंड ऑप्शन सी इज गैम्बिया एंड ऑप्शन डी माली। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी घाना। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी, और घाना से मार्बर्ग वायरस रोग MVD के
2 घातक मामले सामने आए हैं। संक्रमण का स्रोत अज्ञात है। MVD एक महामारी प्रवण बीमारी है जो लोगों के रक्त स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से मानव संचरण के माध्यम से फैलती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हवा शांता आना कहाँ बहती है? जिनके ऑप्शंस हैं ए साइबेरिया, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, सी स्विट्जरलैंड एंड डी इज कैलिफोर्निया। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। सांता आना हवा शुष्क प्रायः गर्म और धूल भरी हवा है। यह शीत ऋतु तथा बसंत ऋतु में अक्सर चलती है। इसका प्रभाव तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया पर तथा पश्चिमी अमेरिका के ग्रेट बेसिन पर भी पड़ता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया सांता आना कैनियन और वहाँ की स्थानीय ऑरेंज काउंटी में सांता आना घाटी के नाम पर पड़ा। जो ये नाम है वहाँ की जो स्थानीय ऑरेंज काउंटी घाटी है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। और यह हवा बहुत शुष्क और गर्म होती है और मरुस्थल में बहती है। इसे कैलिफोर्निया में शैतानी हवाओं के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? जिनके ऑप्शंस हैं ए 1951 एंड ऑप्शन बी इज 1953 एंड ऑप्शन सी इज 1955 एंड ऑप्शन डी इज 1958। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विच इज 1953। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाले शेरपा तेंजिंग नॉर्गे एवं एडमंड हिलेरी थे, जिन्होंने यह फतह जो है वर्ष 1953 ईस्वी में की थी। और बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरी की। अगला क्वेश्चन है, देशांतरण खाली स्थान की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदलता है। जिनके ऑप्शंस हैं ए प्रस्थान के क्षेत्र, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, सी है प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र एंड ऑप्शन डी इज आगमन के क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र। देशांतरण प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए अवसादी चट्टान एंड ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, सी कांतरी चट्टान, ऑप्शन डी है आग्नेय चट्टान। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अवसादी चट्टान। इसका सही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन ए विच इज अवसादी चट्टान। ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे आग्नेय चट्टान पहली हो गई, दूसरी है अवसादी चट्टान एंड तीसरी है रूपांतरित चट्टान। इनमें से अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। इनमें जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। इन चट्टानों के स्तरों में ही खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी? जिनके ऑप्शंस हैं ए कॉपर कैनियन, बी कोल्फा कैनियन और ऑप्शन सी इज फिश रिवर कैनियन एंड ऑप्शन डी इज द ग्रैंड कैनियन। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी द ग्रैंड कैनियन। द ग्रैंड कैनियन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोरेडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। यह घाटी 446 किलोमीटर लंबी तथा 6000 फीट गहरी है। अगला क्वेश्चन है, भूतापी पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार की साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया जाता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए एम्प्टी साउंडिंग, बी टेम साउंडिंग, सी है यूटेम साउंडिंग एंड ऑप्शन डी स्लम्बर्गर साउंडिंग। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्लम्बर्गर साउंडिंग। भूतापी पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में स्लम्बर्गर साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। भूतापी ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापी ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित ऊर्जा से उत्पन्न होती है। देखो किससे उत्पन्न होती है? रेडियोधर्मी जो क्षय होते हैं और जो सौर ऊर्जा अवशोषित होती है उनसे यह उत्पन्न होती भूतापी ऊर्जा। और भूतापी ऊर्जा प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ, संपोषणी और पर्यावरण के अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है, 1980 के
अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया था? जिनके ऑप्शन हैं ए एम्प्टी साउंडिंग, बी टेम साउंडिंग, सी है यूटेम साउंडिंग एंड ऑप्शन डी इज स्क्लम्बर साउंडिंग। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी टेम साउंडिंग। 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोध उपायों में हाल ही में टेम साउंडिंग को शामिल किया गया है। क्षणिक विद्युत चुम्बकीय टेम ध्वनि प्रौद्योगिकी विद्युतरोधक क्षेत्रों का पता लगाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। भूमिगत परतों की विद्युत प्रतिरोधकता को कई सौ मीटर की गहराई तक TEM का उपयोग करके मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? जिनके ऑप्शन है ए ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी है पाक जल संधि एंड ऑप्शन डी इज 10 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी पाक जल संधि। इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया था कि पाक का अर्थ होता है पवित्र, और जब भारत से श्रीलंका गए थे राम जी तो वहाँ की जो मध्य में रास्ता था वो क्या वो पवित्र हो गया। मैंने ऐसे इसको कनेक्ट कर लिया। और आप लोग कैसे याद करते हैं, आपकी इच्छा है। भारत और श्रीलंका को अलग अलग करने वाली जलराशि पाक जल संधि है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, संग्रहण जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संग्रहण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? जिनके ऑप्शन है ए वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। ऑप्शन बी है वाष्प अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है। ये तो एकदम गलत, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। तरल अवस्था को ठोस में बदलना ये भी गलत है, इसको फ्रीजिंग कहते हैं, सॉरी। एंड ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पर्यटन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? जिनके ऑप्शन हैं ए पैटर्न का महत्वपूर्ण पहलू है। जिनके ऑप्शन हैं ए कार्बन चक्र, बी जल चक्र, सी नाइट्रोजन चक्र एंड ऑप्शन डी इज ऑक्सीजन चक्र। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जल चक्र। जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जल रूप द्रव है, अर्थात पानी है, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनित होकर बादल के रूप धारण करके वर्षा के रूप में परिवर्तित होता है, और यह पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण रूपी पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूजैव रसायन चक्र का उदाहरण है। पृथ्वी पर जल का वितरण निम्न रूप में होता है, जैसे धरातलीय, ठीक है, और वायुमंडलीय, समुद्रिक और भूगर्भिक। अगला क्वेश्चन है, एक्वीफर जलभृत क्या है? इनके ऑप्शंस हैं ए भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र एंड ऑप्शन बी है भौम जल स्तर के नीचे असंतृप्त क्षेत्र एंड ऑप्शन सी है संतृप्त के क्षेत्र की ऊपरी सतह एंड ऑप्शन डी संतृप्त क्षेत्र की निचली सतह। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र। जल भर या जलभृत एक्वीफर जल धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है। जलभर अर्थात एक्वीफर ज़्यादातर ऐसे बलुआ पत्थर चट्टानों में पाए जाते हैं जिनके नीचे सैल या सिलस्टोन की परत पाई जाती है। और जलभर को अपारगम जलरोधी परत की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है मुक्त जलभर एंड दूसरा है संरोधित जलभर। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? जिनके ऑप्शंस हैं ए फ्लोरिडा जलसंध, बी है टोरंटो जलसंध एंड ऑप्शन सी कुक जलसंध, डी है डोवर जलसंधि। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फ्लोरिडा जलसंधि। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जलसंधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। यह दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक बड़ा सागर बेसिन है। यह अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन को पहचाना। यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये रॉन्ग है, और मतलब जो सेंटेंस है उसको पहचानना है। पहला है जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। ऑप्शन बी है जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। सी है बर्फ को
बर्फ़ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है। एंड ऑप्शन डी है जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल वाष्प केवल वाष्पोर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। पृथ्वी पर जल सीमित मात्रा में है और पृथ्वी पर जल विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, बादल का निर्माण एवं वर्षा तथा जल का धरातली प्रवाह से होकर लगातार गुजरता है। अर्थात ऐसा चक्र लगातार चलता रहता है जिसे हम साधारण भाषा में जल चक्र कहते हैं। और जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है और जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक एवं उत्तरदायी होता है तथा बर्फ का पिघलना जल चक्र का ही भाग है। अतः ऑप्शन बी जल चक्र भाग नहीं है। जल वाष्प केवल वाष्पोर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ये इसका भाग नहीं है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है असंगत मिलान करें। ए दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, बी है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बांग्लादेश और भारत में पाया जाता है। एंड ऑप्शन सी है दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा में है। दुनिया की सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिकी देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर बहती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जबकि विश्व की सबसे गहरी झील जो की है बैकाक झील है, धरातल से 1940 मीटर की गहराई एवं समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड देश को 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। और अफ्रीकी महाद्वीप में विश्व का सबसे विशाल क्या है? सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील क्या है? कौन सी? चाड है। और सुंदरबन डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली पीछे से नीचे से आवाज़ दी जा रही है कि बुलाया जा रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ ये चैप्टर कंप्लीट ही कर दूँ। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इनके ऑप्शन हैं ए नैरोबी, बी हैदराबाद, सी इथोपिया एंड ऑप्शन डी इज़ मनीला। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि IRRI है फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, जबकि इसका दक्षिण एशियाई केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में स्थित है। और यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? इनके ऑप्शन है ए बाल्टिक सागर, बी है इंग्लिश चैनल, सी उत्तरी सागर एंड ऑप्शन डी नॉर्वे सागर। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उत्तरी सागर। यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र डॉगर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। यह उत्तरी सागर में स्थित रेतीला किनारा है। इसका छिछला भाग 100 किलोमीटर तथा यह पूर्वी किनारे पर इंग्लैंड तक स्थित है और यूरोप महाद्वीप में स्थित छिछला होने के साथ साथ चारों तरफ समुद्र से घिरा है। यह मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त केंद्र है। अगला क्वेश्चन है पैंटागोनिया कहाँ स्थित है? जिनके ऑप्शन हैं ए अर्जेंटीना, बी ग्रीस, सी मेडागास्कर, डी इज़ मंगोलिया। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। पैंटागोनिया एक पठार क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इसका दक्षिणी भाग मरुस्थली है। अगला क्वेश्चन है विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा? जिनके ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 95% है। व्यावसायिक महत्व की कुछ किस्में होती हैं जो रेशम के कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती हैं। ये किस्में निम्न प्रकार की हैं और जैसे एक सहतूत, बी ओक टसर, उष्णकटिबंधीय टसर और तीसरी है मूंगा, चौथी है इरी। भारत का कर्नाटक राज्य देश में 41% से अधिक रेशम का उत्पादन करता है और केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? जिनके ऑप्शन हैं ए वर्षा, बी वायु की गति, सी वृक्षों की संख्या एंड ऑप्शन डी आर्द्रता। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वृक्षों की संख्या। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि वृक्षों की संख्या जलवायु को जानने के लिए कोई योगदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? ऑप्शन ए है पंख की तरह लगने वाले, ऑप्शन बी है ढेर की तरह लगने वाले एंड ऑप्शन सी है वर्षा मेघ एंड ऑप्शन डी है ऊपर से गोलाकार लगने वाले। इनके ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा मेघ।
निम्बस जो होते हैं वो वर्षा मेघ को दर्शाते हैं, और वर्षा मेघ रेन क्लाउड अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल हैं जो ऊर्ध्वाधर रूप में 7,500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला और तड़झंझा आदि होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए कैनेडियन शील्ड, बी अमेजॉन बेसिन, सी है गंगा बेसिन एंड ऑप्शन डी साइबेरियन मैदान। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अमेजॉन बेसिन। सर्वाधिक वर्षा अमेजॉन बेसिन में होती है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है और यह बेसिन विस्तृत रेखीय प्रदेश में पड़ता है, जिससे यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है, जबकि कैनेडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। अगला और वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है, बारिश की छायाएँ तब बन जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं और जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता? जिनके ऑप्शंस हैं, ए कवाई का हवाई द्वीप, बी है कैलिफोर्निया में डेथ वैली, सी है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र एंड ऑप्शन डी है हिमालय। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र वर्षा छाया प्रभाव क्षेत्र नहीं बनाता है। भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर तक रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा सर्दियों में वर्षा होती है और शीत काल में पछुआ पवनों तथा चक्रवातों से वर्षा होती है। तो इसी के साथ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होती है और अगले वीडियोज़ में अगर हो सकेगा तो पढ़ेंगे भारत का भूगोल। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग मतलब इस बात के लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ, लेकिन सॉरी, लेकिन आप लोग खुद से पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसकी PDF भी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा और अगर आपको बुक चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बुक को प्रेफर कीजिए, क्योंकि जब हार्ड कॉपी हाथ में रहती है तब चीज़ें ज़्यादा ईजिली से कन्वे हो जाती हैं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे चमकते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलते हैं, बाय, धन्यवाद।